हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 9 पर दिए गए अनुच्छेद 1.4.2 दाब परिवर्तन का प्रभाव, जो कि पदार्थ की अवस्था से संबंधित है, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम यह जान चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। हमने यह भी जाना है कि इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ के कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। यदि हम इसे एक बार और समझने का प्रयास करें तो हम अपनी किताब में पेज 6 पर चित्र 1.5 में देख सकते हैं कि इसके चित्र ए में कणों की जो व्यवस्था दिखाई गई है वह ठोस अवस्था से पदार्थ की ठोस अवस्था से संबंधित है, जिसमें कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम है और इस स्थिति में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसके बाद बी चित्र में हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान से अधिक है और आकर्षण बल जो पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है वह भी ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उससे कम है। यह हम लोगों ने जाना है। और तीसरा चित्र जो सी चित्र है उसमें देख रहे हैं हम कि पदार्थ के कणों के बीच जो दूरी है या रिक्त स्थान है वह बहुत ही अधिक है। पिछली दोनों अवस्थाओं के सापेक्ष अगर तुलना करें तो काफ़ी अधिक है और हम जानते हैं कि इस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह ना के बराबर होता है, अर्थात नगण्य होता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच जो दूरी है उसके आधार पर हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर कर सकते हैं और इस आधार पर यदि हम यह समझने का प्रयास करें कि किसी सिलेंडर में भरी गैस पर यदि हम दाब लगाएं या दाब बढ़ाएं, अर्थात संपीड़ित करें सिलेंडर में भरी गैस को, तो क्या होगा। हम चित्र 1.8 को देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रकार सिलेंडर में भरी हुई गैस को पिस्टन की सहायता से यदि हम संपीड़ित करते हैं अर्थात दाब बढ़ाते हैं तो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है या कणों के बीच जो दूरी होती है उसे कम कर सकते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या दाब बढ़ाने और घटाने से पदार्थ की अवस्था को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने यह पाया है कि जब हम तापमान को घटाते हैं और दाब को बढ़ाते हैं तब हम गैस को द्रव अवस्था में किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात तापमान को घटाकर और दाब को बढ़ाकर
हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं। आपने शायद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना हो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कम तापमान पर और उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, अर्थात रखा जाता है। परंतु जब वायुमंडल का दाब एक एटमॉस्फेयर या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अभी भी आपको यह उतना स्पष्ट नहीं हुआ होगा कि हम इसे शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। वास्तव में जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह देखने में बर्फ जैसा चमकीला होता है और इसीलिए हम बर्फ शब्द का प्रयोग करते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। परंतु इसके साथ हमने शुष्क शब्द भी जोड़ा हुआ है। शुष्क शब्द इसके साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिना द्रव अवस्था में आए, अर्थात बिना गीले हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना शुष्क अवस्था में ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब को हम अंग्रेजी में एक एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। उसी का शॉर्ट फॉर्म ATM भी यहाँ पर लिखा गया है। वास्तव में एक वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दाब गैसीय दाब को मापने का मात्रक होता है। यह आप यहाँ पर आप अपनी किताब में लिखा हुआ देख सकते हैं। दाब का जो SI पद्धति का अर्थ यह है कि मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसे हम मात्रकों की SI प्रणाली कहते हैं। उसमें दाब का मात्रक पास्कल होता है, जिसका संकेत P कैपिटल और A छोटा अंग्रेजी के अक्षरों में होता है। और इस आधार पर एक एटमॉस्फेयर अर्थात एक वायुमंडलीय दाब 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है और वायुमंडल में जो वायु होती है उसका जो दाब होता है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और इसे मापने के लिए हम समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे ही हम एक एटमॉस्फेयर या एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं और इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि एक एटमॉस्फेयर या एक वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने यह जाना कि हम यदि तापमान को कम करते हैं अर्थात घटाते हैं और दाब को बढ़ाते हैं तो हम गैस को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं या गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे पूर्व भी हम लोगों ने यह जाना कि जब हम पदार्थ की ठोस अवस्था या पदार्थ की ठोस अवस्था को ऊष्मा देते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और जब द्रव अवस्था को और ऊष्मा देते हैं तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
और जब गैस का तापमान हम कम करते हैं तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है, और द्रव अवस्था के तापमान को जब हम और कम करते हैं तो वह पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, अर्थात ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों ही पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय की जा सकती हैं या तय होती हैं। और इसी को आपकी किताब में पेज 9 पर चित्र 1.8 में भी पदार्थ के अवस्था को परिवर्तन को एक पदार्थ की अवस्थाओं के अंतरारूपांतरण को, अर्थात आपस में पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन को एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। इसे भी आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर अगर हम ठोस अवस्था से शुरू करते हैं तो आप देख रहे हैं ठोस पदार्थ को हम संगलन की क्रिया के द्वारा, अर्थात गलाने की क्रिया के द्वारा, और गलाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं ठोस पदार्थ को, और अर्थात गर्म करते हैं। तो जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो संगलन की क्रिया के द्वारा वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और जब पदार्थ द्रव अवस्था में पहुंच जाता है तब भी यदि हम उसे और ऊष्मा देते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तो द्रव अवस्था का पदार्थ वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ जो पदार्थ होता है उसे अगर हम शीतल करें, अर्थात उसका तापमान कम करें, तो संघनन की क्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तब भी यदि हम उसका तापमान और कम करें, अर्थात उसे और शीतल करें, तो जमने की प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अवस्था परिवर्तन का एक गुण हमने और जाना है, वह है ऊर्ध्वपातन। अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक वायुमंडलीय दाब पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो क्रिया है उस क्रिया का नाम ऊर्ध्वपातन ही है, अर्थात यहाँ पर ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे गैस में परिवर्तित होना बिना द्रव अवस्था में आए ऊर्ध्वपातन की क्रिया का ही एक उदाहरण है। और यहाँ पर इस रेखा चित्र में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि अगर पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सभी पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में जब होते हैं और उन्हें ऊष्मा दी जाती है, अर्थात उन्हें गर्म किया जाता है, अर्थात उनका तापमान बढ़ाया जाता है, तो जब तापमान बढ़ाया जाता है तो वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं या सब्लिमेट कहते हैं। और ऐसे पदार्थों की गैसीय अवस्था का जब हम तापमान और कम करते हैं, अर्थात उन्हें शीतल करते हैं, तो वे पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार जो यहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही होती है उसे भी हम ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। और इस प्रकार हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का जो अंतरारूपांतरण है, अंतरारूपांतरण का मतलब आपस में तीनों अवस्थाओं में जो परिवर्तन है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का आपस में जो परिवर्तन है उसको समझा है। और इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।